आज मैं आपको एक नई दवा के बारे में बता रहा हूँ जो कि हेयर ग्रोथ करती है। और दरअसल इस दवा का वो असर नहीं है बल्कि साइड इफ़ेक्ट है। और ये दवा है साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन बहुत दिनों से यूज़ होती थी इम्यूनो सप्रेसेंट के रूप में, इम्यूनिटी दबाने के लिए, सोरियासिस, एटॉपिक डर्मेटाइटिस और कई तरह की एलर्जीज़ में। लेकिन इसका एक साइड इफ़ेक्ट होता था कि अनवांटेड हेयर ग्रोथ होती थी। तो साइंटिस्ट लोगों ने इसका एक सॉल्यूशन बनाया और उसके ऊपर रिसर्च किया कि क्या ये सॉल्यूशन अगर सिर में लगाया जाए तो नए बाल वापस आएंगे, और क्या सॉल्यूशन लगाने से इम्यूनिटी सप्रेस होती है। तो रिज़ल्ट बहुत ही आश्चर्यजनक थे। सॉल्यूशन लगाने से इम्यूनिटी सप्रेस नहीं होती, यानी कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, और नए बालों की ग्रोथ होती है। एलोपेशिया एरिएटा में ये कैसे काम करता है ये तो समझ में आता है। एलोपेशिया एरिएटा ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, और इसमें जो हमारी WBC होती हैं, जो हेल्पर टी सेल्स होती हैं, वो बालों को डिस्टर्ब कर रही होती हैं, तो बालों की ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो इन हेल्पर टी सेल्स को सप्रेस करने का काम करती है लोकल एरिया में, स्किन में, बाल की जड़ों के आसपास जो हेल्पर टी सेल्स हैं वो सप्रेस होती हैं और ग्रोथ वापस होने लगती है। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में इसके अलग तरह के मैकेनिज्म देखे गए। एक चीज़ थी मैट्रिक्स सेल को स्टिमुलेट करना। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो बाल की जड़ों में सेल्स हैं वो लगातार जो बाल बना रही हैं वो स्टिमुलेट हो जाती हैं और तेज़ी से बाल बनाने लगती हैं। दूसरी है वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर को एक्टिवेट करना। इसका क्या मतलब हुआ कि जो बारीक नसें हैं बाल की जड़ों में, उनमें से जो दवाइयाँ और पोषण है वो ज़्यादा मात्रा में बाल की जड़ों को मिलेगा, और इसलिए वो एक्टिवेट होंगी। ये दो मैकेनिज्म के अलावा एक चीज़ जिसे बोलते हैं एनाजन इलोंगेशन, यानी कि जो ग्रोथ फेज़ है वो लंबी हो जाती है। यानी कि आपके बाल न सिर्फ ग्रो करेंगे बल्कि लंबे भी हो जाएंगे, और क्योंकि बाल रेस्टिंग फेज़ में, टीलोजन फेज़ में जाएंगे नहीं तो झड़ेंगे नहीं। तो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के लिए अच्छी दवा है, अभी मार्केट में आई नहीं है, अभी बहुत सारे रिसर्च होने बाकी हैं। फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 ट्रायल्स होंगे, उसके बाद ही मार्केट में आएगी। और एलोपेशिया एरेटा के लिए बहुत अच्छी दवा है। जो लोग यूज़ करना चाहते हैं वो ओरल टैबलेट्स यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हुई कि ओरल टैबलेट भी बालों की ग्रोथ कर रही है और बहुत अच्छी है। लेकिन उसका एक साइड इफ़ेक्ट है कि कुछ इम्यूनो सप्रेसेंट का काम करेगी ये, तो कुछ इन्फेक्शंस और दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो अभी हम लोग इसे नहीं यूज़ करेंगे ओरल के रूप में, हम लोग तब यूज़ करेंगे जब इसका लिक्विड मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। किसी भी दवा को मार्केट में उतारने के लिए इसके बहुत सारे फेस ट्रायल से गुजरना होता है। ऐसा नहीं है कि कोई दवा हमने कहा कि हमने खोज ली है और अब हमने सीधे पेशेंट को देना शुरू कर दिया। जैसे पुराने ज़माने में होता था कि कोई जाने माने वैद्य थे, वो कहते थे हमने एक दवा खोजी, वो शुरू हो जाते थे। ऐसा नहीं होता। साइंस की दुनिया में इसके बहुत फिक्स स्टेप्स हैं। पहली चीज़ तो ये कि आप सीधे इंसान को नहीं दे सकते। हो सकता है कि आपकी दवा से कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट होता हो, तो इसे जानवरों पे प्रयोग करना होता है, जैसे कि चूहों पे या खरगोश पे या गिनी पिग, एक छोटा रैबिट टाइप का होता है उस पे, या फिर बंदरों पे। जैसे कि कोवैक्सीन की खोज हुई थी तो उसे बंदरों के ऊपर ट्रायल करना था। और एक बड़ी मज़ेदार खबर है कि अमेरिका में वो बंदर थे नहीं, तो वो चाइना से इंपोर्ट कर रहे थे। और इंडिया में भी कोवैक्सीन के लिए जब ट्रायल करना हुआ तो सरकार के पास एक पेशकश आई कि चाइना से बंदर मंगाए जाए, लेकिन उसमें चाइना से बहुत टेंशन चल रहा था। सरकार ने कहा कि नहीं, अपने यहाँ बहुत बंदर इधर उधर घूमते हैं, उन्हें पकड़ो। तो उन बंदरों के ऊपर ट्रायल किया गया, उन्हें 3 महीने तक फॉलो किया गया। फिर ये पता चला कि हाँ, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो साइड इफ़ेक्ट की स्टडी के लिए एनिमल मॉडल्स का यूज़ किया जाता है। उसके बाद फ़ेज़ 1 ट्रायल आता है जिसमें कि कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर, कम संख्या में लोगों के ऊपर ट्रायल्स होते हैं, इफेक्ट देखने के लिए, एफिकेसी देखने के लिए, कितना असरदार है, और फर्दर साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए। जब इसमें वो दवा पास हो जाती है तो फिर उसके ऊपर फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, यानी कि धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ाई जाती है। फिर उसके बाद किसी एक जियोग्राफिकल एरिया में उसे लॉन्च किया जाता है। बहुत से लोग ये आरोप लगाते हैं कि जो बड़े बड़े देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनकी लैब्स जब कोई दवा खोजती हैं तो उसके ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के लिए वो अफ्रीका के किसी गरीब देश के लोगों को पकड़ती है। वहाँ के सरकारों को कुछ पैसे दे करके अनुमति ली जाती है कि आपके यहाँ हम ये दवा लॉन्च करना चाहते हैं। जब वहाँ वो दवा सक्सेस होती है तो फिर वो अपने देश में उसे लॉन्च करते हैं और बहुत पैसे कमाते हैं, और फिर वो दवा इतनी महंगी होती है कि उसी गरीब देश के लोग उस दवा को नहीं खरीद पाते। बहुत से लोग ऐसे आरोप लगाते हैं कि बड़े देशों के लोग, डेवलप्ड कंट्रीज़ के लोग इस तरह से थर्ड वर्ल्ड के लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। ह्यूमन मॉडल्स में जब सही रिज़ल्ट मिलने लग जाते हैं, कुछ जियोग्राफिकल एरिया में जब अच्छे रिज़ल्ट मिलने लग जाते हैं, तो फिर उसे बड़े एरिया में लॉन्च किया जाता है। लेकिन उसके बाद भी 3 से 4 सालों तक फॉलोअप किया जाता है, ये देखने के लिए कि वापस पब्लिक से क्या फीडबैक मिल रहा है, कोई और डिलेड साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है।